तो दोस्तों, आपका स्वागत है आदिकाल के पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, है ना। पार्ट सेकंड में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कुछ चीजों को पढ़ लेंगे और पढ़ने के पश्चात देखो जहां से मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसके बाद ही मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, तो जो पीडीएफ फर्स्ट वीडियो का पीडीएफ था वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और एक चीज, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ एमसीक्यू टाइप करा दीजिए, वन लाइनर करा दीजिए, क्योंकि वन लाइनर नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो मैंने क्या किया है, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर क्या किए जो एग्जाम में आपके वन लाइनर आए हैं उन वन लाइनर को हम पढ़ लेंगे, है ना। तो चलो देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं जहां से मैंने उस दिन छोड़ा था, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। आदिकाल पार्ट 2, है ना। आदिकाल पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी, बताया था कि अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में मैंने बताया था। और उन साहित्य में सबसे पहले मैंने पढ़ा था स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंद, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी और राम सिंह के बारे में मैंने पढ़ लिया था। अब क्या करना, अब करना ये है इन जितने भी ये कवि है ना, इनके बारे में क्या करेंगे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है ना। तो चलो पहले तो स्वयंभू के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे हैं। पहले का नाम है पाउमचर्यु, है ना। फिर अरिष्टमी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस्य। ये 4 जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो स्वयंभू के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही बन गया कि जैन परंपरा का, काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, स्वयंभू को, ठीक है। इनका जन्म 783 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। यह अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि, यहां से क्वेश्चन बनता है ना। तो यह क्या है, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एक और भोले शंकर व्यास, भोले शंकर व्यास ने कहा है, ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है। क्या बोला है, अपभ्रंश साहित्य का कालिदास। किसने बोला है, भोले शंकर ने, ठीक है। तो देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। पहले स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। फिर क्या है कि इनको अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि माना जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, भोले शंकर व्यास जी ने इन्हें क्या बोला है, व्यास जी आप याद रख सकते हैं, तो व्यास जी ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। चलो अब आगे पढ़ते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में। और ये पेज नंबर दोस्तों है, ये 2 है ना। ये पहला वाला पेज मैंने पहले ही से पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, पेज नंबर 2 है, समझ लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 1 है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्वयंभू के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वयंभू और उनकी रचनाएं। स्वयंभू की रचनाओं मैंने बता दिया है कि पाउमचर्यु, है ना, ऋष्टनेमचर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस्य। ये 4 जो है ग्रंथ लिखे गए हैं स्वयंभू के द्वारा, ये चीज आपको याद हो गई होगी। फिर देखिए स्वयंभू को जो पाउमचर्यु है ये 5 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है, 5 खंडों में, ठीक है। इसे अपूर्ण प्रबंधन काव्य भी माना जाता है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है। लेकिन आपने आदिकाल के फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और इतना जो उसको सम्मान दिया, जिसकी वजह से आज मैं ठीक हो गया हूं और आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। इसी प्रकार से मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूं, है ना। और जो क्लास आप इतना चार्ज दे करके, मैंने बताया कि जो आप क्लास इतना चार्ज दे करके पढ़ रहे हैं, कहीं का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप मेरे इस वीडियो को पढ़िए, इन चीजों को पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए पढ़ाते हैं। देखिए जो अपूर्ण प्रबंधन काव्य है वो कौन सा है, वो पाउमचर्यु है। क्यों, जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो किसने पूरा किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो किसने किया था, त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन थे, इनके पुत्र थे। इनके प्रथम खंड का शीर्षक भी आता है, क्या है, विद्याधर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जो पाउमचर्यु है ना, इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड का शीर्षक का नाम बताइए, है ना। तो वहां पर
बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है विद्याधर जो एक कवि है उनका भी नाम है, तो यहाँ पर विद्याधर याद रखना, ठीक है। जिसमें राम का विस्तृत वर्णन है, वर्णन जैन परंपरा के आवरण के रूप में हुआ है, ठीक है, या अवतरण के रूप में हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर किसका वर्णन किया गया पाउमचरित्र में, किस चीज के बारे में बताया गया? तो भगवान राम को ये समर्पित है, ठीक है। तो ये क्या है? अपूर्ण प्रबंधन काव्य था और इसको पूरा किया है स्वयंभू के पुत्र सुपुत्र ने, त्रिभुवन ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनकी रचना कड़वक बद्ध है ना। इसमें दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने धनंजय के आश्रम में की थी। कि कहां की थी? धनंजय के आश्रम में, ठीक है। अरिष्टनेम में कृष्ण गाथा का वर्णन है। जो दूसरा है अरिष्टनेम चरयु, इसमें क्या है? भगवान कृष्ण की गाथा का वर्णन है। स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है। और पाउमचरित्र में 90 संधियां और 5 कांड हैं, ठीक है। तो संधिया में से होता है अध्याय। स्वयंभू ने इसमें 83 संधियों यानी 83 अध्याय को स्वयंभू जी ने लिखा है, और शेष जितने बच जाते हैं यानी लगभग 7 जो है शेष रचना, 7 जो खंड होते हैं उनकी रचना करते हैं त्रिभुवन जी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई स्वयंभू के बारे में, मैंने ओवरव्यू ले लिया है ना। और यहीं से जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आगे बढ़ें और अब आगे देखते हैं हम लोग पुष्पदंत के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो हम पुष्पदंत के बारे में पढ़ेंगे। अब पुष्पदंत ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक तो लिखा है इन्होंने महापुराण, दूसरा रणय कुमार चरियु, तीसरा जसहर चरियु, ठीक है। तो इन्होंने कितने लिखे? इन्होंने लिखे 3। किसने लिखा है? पुष्पदंत ने, ठीक है। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखना, महापुराण, रणय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ठीक है। पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य का व्यास माना जाता है। अभी बात आई थी कालिदास की, है ना, और यहां पर किसकी बात आ गई? व्यास की बात आ गई, है ना। व्यास के रूप में जाना जाता है। इनका उपनाम भी दिया गया है अभिमान मेरु। क्या बोला है? अभिमान मेरु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी आती, हिंदी साहित्य का अगर उसमें सिलेबस में इंक्लूड है। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। पुष्पदंत पहले शैव थे, ये भी क्वेश्चन आता है। ये पहले क्या थे? पहले तो ये शैव थे, है ना। बाद में इनके जो आश्रयदाता थे, है ना, के अनुरोध पर ये जैन हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर भोले शंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, कितनी उपाधियां देखो, माघ, भारवी, बाण, भवभूति मानते हैं ना, भवभूति मानते हैं। तो 4 चीजें आ गई है। किसने कहा? इन्होंने भी, भोले शंकर व्यास ने ही इनको व्यास की संज्ञा दी है, ठीक है। और देख लीजिए, महापुराण प्रबंध काव्य है। कौन सा है? प्रबंध काव्य है ना। 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का इसमें व्याख्यान किया गया है और लगभग 20,000 पद हैं, जिसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी गई है। जैन पुराण की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये दी गई है महापुराण को, ठीक है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु बोला है। क्या बोला है? अभिमान मेरु। काव्य रत्नाकर बोला है, कवि कुल तिलक बोला है, ठीक है। इस प्रकार की उपाधियां उन्होंने अपने आप को दी हैं, ठीक है। तो याद रहेगा 3 उपाधियां हैं यहाँ पर। कौन सा है? तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। आगे बढ़े, चलिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। ये जो आपकी लाइक है ना, हमको एनर्जी देती है। और शेयर भी कर देना है। और अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जोइंदु के बारे में, है ना। जोइंदु या फिर जोइंदु, है ना। जोइंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहले ग्रंथ का नाम है परमात्मा प्रकाश, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि परमात्मा प्रकाश किसने लिखा है? किसने लिखा है? जोइंदु ने लिखा है। और क्या लिखा है? तो लिखा है योग सार। क्या लिखा है? योग सार। 2 चीजें हो गई, परमात्मा प्रकाश और योग सार।
परमात्मा प्रकाश और योगसार रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। और एक इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है। परमात्मा प्रकाश और योगसार अगर रचनाओं में देखा जाए तो अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है, ठीक है। भविष्यत कहा धनपाल द्वारा, अब हम इनके बारे में पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत है इसलिए इनके बारे में जो चीजें आती हैं वो मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे धनपाल के बारे में, ठीक है। तो धनपाल द्वारा रचित अपभ्रंश का कथासार है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भविष्यत कहा ये क्या है, धनपाल जी द्वारा रचित है ना, क्या है ये, कथासार है। उपदेश रसायन, अब क्या आ गया, उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का प्रथम रस काव्य है ना। तो प्रथम रस काव्य कौन सा, अपभ्रंश जो भाषा का प्रथम रस काव्य कौन सा है, उपदेश रसायन, ठीक है। यह बताया गया यह 80 पदों का नृत्य गीत रामलीला काव्य है। ये भी क्वेश्चन आता है ना, कि अपभ्रंश में रामलीला या नृत्य गीत काव्य कौन सा है। तो आपको याद रखना उपदेश रसायन किसने लिखा है, रसायन रास ये लिखा है जिनदत्त सूरी ने, जिनदत्त सूरी ने लिखा है, ठीक है, याद रखना गलत ना होने पाए, ठीक है। तो उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का प्रथम रस काव्य है, ठीक है। यह 80 पदों का नृत्य गीत या रामलीला काव्य है और इसको लिखा है जिनदत्त सूरी ने, ठीक है। अब्दुल रहमान के बारे में पढ़ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक, जो कि देसी भाषा में लिखित किसी मुसलमान कवि, है ना, यहां से आता है क्वेश्चन, मुसलमान कवि का प्रथम काव्य ग्रंथ है, ठीक है। राम सिंह ने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। और पाहुड़ दोहा, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा है जिसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख की निंदा की गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉर्ज गिरियर्सन ने आदिकाल के 9 कवियों को प्राथमिकता दी है, जिसमें पुष्य कवि, है ना। तो पुष्य को, अच्छा एक चीज बताइए, इससे पहले मैंने पढ़ा है पुष्य कवि को किसने आदिकाल का प्रथम कवि माना है, बता सकते हैं कि मिश्र बंधु ने माना है, ठीक है, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर किसने माना है, तो 2 लोगों ने माना है ना। पुष्य कवि को 2 लोगों ने हिंदी अपभ्रंश का पहला कवि माना है, वो किसको माना है, मिश्र बंधु को और शिव सिंह सेंगर को, हिंदी का प्रथम कवि। दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को माना, ठीक है। खुमान सिंह आते हैं, यानी इसमें 9 जॉर्ज गिरियर्सन जी ने आदिकाल में 9 कवियों को जो प्राथमिकता दी है उसमें पहले पुष्य कवि आते हैं, खुमान सिंह आते हैं, केदार आते हैं, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्रवरदाई, जगनिक, सारंगधर एवं भोजराज आते हैं, ठीक है। तो ये 9 कवि हैं जिनको आदिकाल में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने प्राथमिकता दी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, है ना, प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, है ना, जहां पर जो है अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है, कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पहली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवकाचार्य, ये हेमचंद ने लिखी है, ठीक है, श्रवकाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपभ्रंश की सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है श्रवकाचार्य, जो किसने लिखा, हेमचंद ने लिखा। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसने लिखा, तो शालिभद्र सूरी ने लिखा, है ना। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर ने लिखा है, जोधराज और सारंग, जिसमें जोधराज का नाम ज्यादा फेमस है, सारंगधर का नाम जोड़ा तो जाता है लेकिन कहीं पर इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। राहुल बेल, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चंपू काव्य, है ना, ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये गद्य में लिखा गया है दामोदर शर्मा जी के द्वारा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई है। और वर्ण रत्नाकर, ये गद्य में लिखा गया है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने देखो बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5 और 6 और 7,
समझ में कि नहीं। आदिकाल अपभ्रंश से प्रभावित ये रचनाएं हैं, तो इनका मैंने यहाँ पर इनके कवियों का भी नाम लिख दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए और देखिए, एक व्यक्ति आए सोम प्रभु सूरी, ये गुजरात के एक जैन साधु थे, ठीक है। कुमारपाल प्रतिरोध, सोम प्रभु सूरी ने गद्य और पद्य में मिश्रित संस्कृत और प्राकृत काव्य लिखा, है ना। तो यहाँ पर मिश्रित अगर पूछा जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना कि संस्कृत और प्राकृत जो काव्य का मिश्रित रूप किसमें मिलता है, किसने दिया, तो सोम प्रभु ने दिया, है ना। कौन सी रचना मिलता है, तो कुमारपाल प्रतिरोध में, ठीक है। जैनाचार्य मेरुतुंग, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। जैन जो आचार्य हैं मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक जो ग्रंथ की रचना की, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा, प्रबंध चिंतामणि। कब लिखा गया था, 1361 में। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। लक्ष्मीधर चौधरी ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, यह भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीधर चौधरी, ठीक है। तो यहां से जितने की क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर लिख दिए हैं। और आगे देखते हैं। हाँ, तो अब कुछ लोगों ने कहा था सर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उनको करा दीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, और इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछा गया है इतिवृत्ति और आलोचनात्मक, पहला है इतिवृत्ति और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये बात किसने की, तो ये बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये जो क्वेश्चन आया है यूपी पीजीटी और टेट 2021 में आ चुका है, ठीक है। क्या है, इतिवृत्ति और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इतिवृत्ति और आलोचना, ये वर्ड याद रखना। सॉरी, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया, आधार काल नाम। तो मैंने बताया था पहले वीडियो में, आधार काल का जो नाम दिया मोहन अवस्थी ने दिया और सुमन राजे ने दिया। किसने दिया, डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन जब जब आए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक इतिहास पुस्तक जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना में इस शीर्षक किस शीर्षक से लिखी गई है, किस शीर्षक से लिखी गई है, किस शीर्षक से लिखी गई है, तो हिंदी साहित्य का विकास। किससे लिखी गई, हिंदी साहित्य का विकास, है ना। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया हुआ है यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है, जॉन गिलक्राइस्ट। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना है ना, तो पृथ्वी कल्प इन्होंने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है, पृथ्वी कल्प लिखा है। और कौन सी रचना लिखी है, शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सरोज मिश्र बंधुओं ने लिखी है। अच्छा, मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल था, कौन कौन थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, याद रखना, ठीक है। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है उसमें कृष्ण बिहारी ऑप्शन में नहीं होगा, याद रखना, यही क्वेश्चन बनता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था, ठीक है। तो याद रखना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, ये आया था जॉर्ज गिरियर्सन महोदय जी के द्वारा, ठीक है, इन्होंने लिखा था। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम, है ना, इसको संग्रहकर्ता कौन है ना, और जिन्होंने 16वां जो खंड है नागरी प्रचारणी सभा का 16वां खंड के अध्यक्ष भी रहे, कौन रहे, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन रहे हैं, ठीक है। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि या चारण काल, संधि या फिर चारण काल नाम किसने दिया है, संधि या चारण काल नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और केवल चारण अगर आ जाए, केवल चारण आ जाए तो ये दिया है गिरियर्सन जी ने, ठीक है। केवल चारण आ जाएगा तो गिरियर्सन जी ने दिया। अगर संधि और चारण आ जाएगा तो उसका ऑप्शन, उसका सही आंसर होगा
कौन सा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक, मैंने बताया था वैज्ञानिक से याद करने का मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भैया जो पहला वैज्ञानिक परीक्षण हुआ था वो हुआ था जब गणेश जी का सर कट गया था, है ना। तो वहां पर गज का सिर यानी हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया था, तो पहला वैज्ञानिक परीक्षण था। तो वहां पर क्या था? वैज्ञानिक का गण, है ना, यानी गणपति, गणपत जी से संपर्क है। तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने लिखा है ना। इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था? तो ये लिखा था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, है ना। अच्छा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा किसने? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा है जो आदिकाल का जो मैंने स्टार्ट में लिखा 3 वीडियो, है ना, पार्ट 3 वाला आपने अगर देखा है लेखन कला का इतिहास, उसमें मैंने बताया है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु का नाम विख्यात लेखकों में शामिल है, मैंने अभी ये चीज बता दी है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया अलंकृत काल, है ना, अलंकृत काल। कौन कौन से कवियों ने क्या क्या नाम दिया है, साहित्यकारों ने कौन कौन सा क्या क्या नाम दिया है, इस चीज की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आई हुई हैं और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन भी आने वाले हैं ना, तो इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। चलिए और देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? पहले ही पढ़ चुके हैं, किसने नाम दिया है? ये नाम दिया है राहुल संकृत्यायन जी ने, ठीक है। किसने दिया है? राहुल संकृत्यायन जी ने नाम दिया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदना का विकास किसने नाम दिया? तो भैया संवेदना किसमें होगी? संवेदना में उसी में होगी जिसमें राम का स्वरूप होगा, जो भगवान राम को मानेंगे, है ना। तो जो भगवान राम का स्वरूप होते हैं उनमें संवेदना होती है, इसीलिए आपको याद रखना है राम का स्वरूप यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है ना। प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका। और प्रथम भाग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भाग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो ये है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय, ये क्वेश्चन बताना आपको, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य की जो पीठिका प्रथम खंड है ना, और प्रथम खंड के अध्यक्ष कौन थे। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर कहीं पर भी आदिकाल से रिलेटेड कोई भी कथन आएगा तो कथन में समझ लीजिए लगभग 95% चांस है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल आएंगे, बस याद रखना, ठीक है। 95% हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कथन में आएंगे। अगर आपको सही तरीके से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। यहाँ पर लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। ये किसमें प्रस्तुत किया गया है? तो शिव सिंह सरोज में प्रस्तुत किया गया है। 1000 कवियों का जीवन चरित्र यहाँ पर दिया गया शिव सिंह सरोज में, ठीक है। किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। कवियों और लेखकों के कालानुक्रम वर्गित किया है। कालानुक्रम किसने वर्गित किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। वर्णाक्रम किसने? वर्णाक्रम, अब ये चीज बताइए, वर्णाक्रम, वर्णाक्रम जो पद्धति बताई ये किसने बताई है? तो ये गारसा दत्तासी ने बताई है, गारसा दत्तासी ने बताई, ठीक है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये बात किसने कही है? इतिवृत्तात्मक जो लेखक मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये बात कही है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो 1970 में हुआ था, संवत, ठीक है। और सन की बात की जाए तो 1913 ईस्वी में सन में हुआ था, ठीक है।
चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है? तो वो हुआ है चतुर्थ भाग का 1934 में, ठीक है, सन 1934। संवत की पूछेंगे तो 1991। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, हिंदी किसने कहा? तो बोला गिलक्रास्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, मैंने अभी आलोचनात्मक इतिहास के बारे में बताया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। मैं इस्लाम के महत्व, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? तो कथन मैंने बताया था, अधिकतर जो कथन कहे जाएंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहे जाएंगे, ठीक है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम देने वाले कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण? 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर। कौन सा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले छपा था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है ना, ग्रंथों में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट है भैया, राम सतसई, ठीक है, और कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। इन्होंने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, है ना। पहला किसने? आचार्य हजारी प्रसाद। इनके 3 रचनाएं थी। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, चेंज कर देते हैं इससे आपको दिखाई पड़े। इनके 3 है, देखो, पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव व विकास, उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका पहला है, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, है ना। तो ये 3 जो लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, फिर गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका जो PDF है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो इंतजार कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।